नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज सुबह आप दूर दूर से चल के आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से आपका मैं धन्यवाद करता हूं। लव यू। जो आज देश में लड़ाई चल रही है वो दो विचारधाराओं के बीच में चल रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, जेएमएम, बाकी पार्टियां, और दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस और उनके साथ जो लोग खड़े हैं। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो पहले था, संविधान से पहले जो था वो हो। हम चाहते हैं कि समाज में समानता हो, एकता हो, भाईचारा हो और देश को संविधान के माध्यम से चलाया जाए। अब ये जो संविधान है ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इस संविधान में बिरसा मुंडा जी की सोच है या नहीं? बिरसा मुंडा जी की सोच है, अंबेडकर जी की सोच है, फूले जी की सोच है, महात्मा गांधी जी की सोच है और हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, उनकी रक्षा यह संविधान करता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, अदानी और अंबानी चाहते हैं कि इस संविधान को खत्म कर दिया जाए, बिरसा मुंडा जी की सोच को दबा दिया जाए, अंबेडकर जी की सोच को खत्म कर दिया जाए, गांधी जी की सोच को खत्म कर दिया जाए और इसको परे कर दिया जाए। और हम चाहते हैं कि ये सामने रहे, इसी के माध्यम से देश चले। भाइयों और बहनों, आपको हम आदिवासी कहते हैं, बीजेपी आपको वनवासी कहते हैं। सही बात? जब अंग्रेज यहां थे वो भी आपको वनवासी कहते थे। बिरसा मुंडा जी जो लड़े थे वो क्यों लड़े? वो अंग्रेजों से क्यों लड़े? वो आपके जंगल, आपके जल, आपकी जमीन, इन चीजों के लिए लड़े थे। और वही चीज आज हो रही है। बीजेपी के लोग आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन चाहते हैं। इसीलिए वो आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी और आदिवासी में जमीन आसमान का फर्क है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस धरती के, इस देश के पहले मालिक और पहले निवासी थे। आदिवासी का यह मतलब है। हम आपको आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के पहले मालिक आप लोग थे। और अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं तो फिर जल, जमीन,
जंगल का फायदा हिंदुस्तान के पहले मालिकों को मिलना चाहिए। जल, जमीन, जंगल का अधिकार आपका होना चाहिए। आदिवासी शब्द का यह मतलब है। अब इन्होंने नया शब्द निकाला जो पहले अंग्रेज इस्तेमाल करते थे, वनवासी। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो। वनवासी का मतलब आपका कोई अधिकार नहीं है, ना जल का, ना जंगल का, ना जमीन का। आप तो जंगल में रहते हो। अगर आप जंगल में रहते हो तो अधिकार थोड़ी मिलेगा। इसीलिए वो आपको वनवासी कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके बच्चे शिक्षा ना पाएं, आपके बच्चे इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, लॉयर ना बने, हवाई जहाज ना उड़ाएं। इसलिए वो आपसे कहते हैं, भाई आप तो वनवासी हो, आप तो जंगल में रहते हो, आपको शिक्षा की क्या जरूरत, आपको इंजीनियर बनने की क्या जरूरत, आपको डॉक्टर बनने की क्या जरूरत, आप तो वनवासी हो। और हम कहते नहीं, आप वनवासी नहीं हो। आपको वनवासी कहना आप पर अपमान है। आप आदिवासी हो। यह देश आपका था और इस देश में जो जंगल है, जमीन है, जल है, उसका अधिकार आपको मिलेगा। और अगर आप देखोगे संविधान में आपको वनवासी शब्द कहीं नहीं मिलेगा। आप ढूंढ लो इसको। संविधान को जिसने बनाया, जिन लोगों ने बनाया, उन्होंने वनवासी शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि वो कहना चाहते थे कि ओरिजिनल मालिक आदिवासी हैं, जमीन उनकी, जंगल उनका, जल उनका। बिरसा मुंडा जी उसके लिए लड़े थे। संविधान भी बिरसा मुंडा जी जैसे आपके जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ता है, हर रोज लड़ता है। तो लड़ाई संविधान को बचाने की है। एक तरफ जो संविधान को बचा रहे हैं, दूसरे तरफ जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग जो आपको आदिवासी कहते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका आदर करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो आपको वनवासी कहते हैं और जो भी आपका है वो छीनना चाहते हैं। लड़ाई ये है, युद्ध ये है, और ये आपको मालूम होना चाहिए। जब मोदी जी यहां आते हैं और आपसे कहते हैं कि आप वनवासी हो, उस शब्द के पीछे सोच है कि आप वनवासी हो, आप जंगल में रहते हो, जल हमारा, जमीन हमारी, जंगल हमारा, आदिवासियों का नहीं, मोदी जी का, आरएसएस का और अरबपतियों का। जहां भी चाहते हैं आपकी जमीन छीन लेते हैं। नया शब्द निकाला है, विकास। विकास का मतलब जहां भी आदिवासियों की जमीन है उठा के ले जाओ, यह है इनका विकास। और हम चाहते हैं कि अगर आपकी जमीन जाए तो आपसे पूछ कर जाए, और अगर आपने अपनी जमीन दी तो आपको उस जमीन का सही दाम मिले। और अगर वहां इंडस्ट्री बनी, फैक्ट्री लगी, तो उस फैक्ट्री में आपके बच्चों को रोजगार मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि आदिवासियों को शिक्षा मिले,
उनके बच्चे, आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, फैक्ट्री को चलाना सीखें। यह लड़ाई चल रही। आप देखिए, इस देश में तकरीबन 8% आदिवासी हैं, 15% दलित हैं और तकरीबन 50% ओबीसी हैं, और उसमें आप 15% माइनॉरिटी जोड़ दीजिए। अगर आप इन सबको जोड़ो तो 90% ये लोग हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग 90%। मगर अगर आप देखो, हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखो, मीडिया देखो, बड़े बड़े बिजनेस देखो, अंबानी अदानी वाले बिजनेस, जुडिशियल सिस्टम देखो, कोर्ट कचहरियां देखो, आपको 90% में से कोई इनके अंदर नहीं दिखेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। आईएएस के लोग हैं, बजट को ये बांटते हैं। हर साल आपके जेब में से जीएसटी निकलती है। आप पेट्रोल खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, जूते खरीदते हो, टैक्स भरते हो, आपके जेब में से टैक्स निकलता है। वो टैक्स सरकार के पास जाता है और फिर हर साल बजट में वो खर्च होता है। अब मैंने पता लगाया कि टैक्स आप भर रहे हो, 90% टैक्स देता है। जितना टैक्स आप देते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। अगर आप शर्ट खरीदोगे, जितनी जीएसटी आप दोगे उतनी अदानी देगा। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदोगे, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी वो देगा। जितना टैक्स आप देते हो उतना वो देगा। और मैंने पता लगाया, ये जो बजट है, जो पैसा है देश का, ये कैसे खर्च होता है, ये कौन निर्णय लेता है? 90 अफसर निर्णय लेते हैं। 90 लोग हैं। रेलवे बजट में पैसा कितना खर्च होगा, कहां खर्च होगा, ट्रेन कहां लगेगी, ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। हाईवे कहां बनेगी, रोड कहां बनेगी, कैसी बनेगी, ये निर्णय लेते हैं। सेना को कितना पैसा मिलेगा, ये निर्णय लेते हैं। शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, ये निर्णय लेते हैं। आदिवासी स्कूल कितने बनेंगे, दलित स्कूल कितने बनेंगे, निर्णय ये लेते हैं। कर्जा माफ होगा, निर्णय ये लेते हैं। डिसीजन इनका। 90 में से आदिवासियों की आबादी हिंदुस्तान में 8%। 90 में से एक अफसर आदिवासी वर्ग का है। एक अफसर, और उसको भी पीछे बैठा रखा है कोने में। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। अच्छी तरह सुनिए, अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है तो 10 पैसे का निर्णय आदिवासी अफसर लेते हैं। आपकी आबादी 8%, 100 में से 8, और आपकी भागीदारी 100 में से 10 पैसे। दलित 15%, 90 अफसर में से 3 दलित हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो दलित अफसर 1 रुपए का निर्णय लेते हैं। आबादी 15%, भागीदारी
100 रुपए में से 1 रुपया। पिछड़े वर्ग 50% है, 90 में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के हैं और उनकी भागीदारी 100 रुपए में से 5 रुपए। मतलब दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के अफसर 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। आपकी आबादी 90%, भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए। अब मैंने ये बात उठाई, पार्लियामेंट में बात उठाई कि भाई ये हो क्या रहा है। हिंदुस्तान के लोग, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, इनकी इस देश में भागीदारी नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, जुडिशियल सिस्टम में नहीं है, मीडिया में आप दिखा दो मुझे। आप मुझे मीडिया में, नेशनल मीडिया में एक आदिवासी एंकर दिखा दो, एक दिखा दो मुझे, एक दलित दिखा दो, एक पिछड़े वर्ग का दिखा दो, नहीं मिलेगा। आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान का पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग कोई भी काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई कमी नहीं है आप में। आपको रास्ता नहीं दिया जाता, आपको रोका जाता है। आपके सामने दरवाजा है और मोदी जी आके बहाने बनाते हैं। सच्चाई है। तो मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला कि आप ऐसे करिए, जाति जनगणना करते हैं, पता लगाते हैं इस देश में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। पता लगाते हैं हमारी संस्थाओं में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। पता लगाते हैं मीडिया में कितने हैं। पता लगाते हैं इस देश का जो धन है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं। मैंने उनके सामने बोला, चुप हो गए। उसके बाद कहते हैं राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। मतलब 90% लोगों के पास देश को चलाने में भागीदारी नहीं है। आप अंदर नहीं घुस सकते। मैं वो बात उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भागीदारी होनी चाहिए, 90% लोगों को जगह मिलनी चाहिए। पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखिए, आप मुझे बता दो कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आदिवासी चला रहा है, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दलित चला रहा है, मुझे बता दो, नाम बता दो। ये बड़े बड़े जो अस्पताल हैं, अपोलो अस्पताल, ये सब जो हैं खुल रहे हैं, मुझे बता दो इसको, इनमें से कौन सा है जिसका मालिक आदिवासी है, जिसका मालिक पिछड़े वर्ग का है, जिसका मालिक दलित है। आपको एक नहीं मिलेगा, पूरे देश में ढूंढ लो, एक नहीं मिलेगा। यह बात मैंने उठाई पार्लियामेंट में और कहते हैं राहुल गांधी देश को बांट रहा है। मैं चाहता हूं कि 90% लोगों को इस देश में भागीदारी मिले। मैं चाहता हूं अगर यह देश चलाया जाए तो 90% लोग इस देश को चलाएं। और बीजेपी चाहती है कि इस देश को 2-3 लोग चलाएं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी और अदानी। और पूरा का पूरा जो धन है इस देश का, आपकी जमीन हो, जंगल हो, सब का सब आपसे छीनकर यही 10-15 इनके जो बड़े अरबपति हैं इनको मिल जाए। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने 25 लोगों का कर्जा माफ किया है। उनमें आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। और जब हम कहते हैं
किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए तो वो कहते हैं देखो राहुल गांधी किसानों की आदत बिगाड़ रहा है, देखो देखो राहुल गांधी किसानों की आदत बिगाड़ रहा है। जब आपने 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया तो आपने उनकी आदत नहीं बिगाड़ी क्या? उन्होंने लाखों करोड़ रुपए का बैंक लोन लिया, उसको आपने माफ कर दिया, उसको आप आदत बिगाड़ना नहीं कहते हो। मगर एक छोटा सा किसान 50,000 रुपए का कर्जा लेता है, हाथ जोड़ के कहता है मेरा कर्जा माफ कर दो, हम कर्जा माफ करते हैं, आप कहते हो देखो किसान की आदत बिगाड़ दी। हम न्याय चाहते हैं। हमारा सिर्फ यह कहना है कि अगर देश चलाया जाएगा तो इसको 2-3 लोग नहीं चलाएंगे, इसको 90% आबादी चलाएगी। और अगर देश को चलाया जा रहा है तो उसमें आदिवासी दिखेंगे, दलित दिखेंगे, पिछड़े वर्ग के लोग दिखेंगे। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में साफ कह दिया है 2 काम हम करेंगे। पहला काम जाति जनगणना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा आदिवासी की, दलित की, पिछड़ों की कितनी भागीदारी है। और दूसरा, ये जो उन्होंने दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं जाएगा, इस दीवार को हम तोड़ के परे कर देंगे। हम रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करके दिखाएंगे, ये मैंने पार्लियामेंट हाउस में बोला है। मणिपुर की बात कर देता हूं। जहां भी ये जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया। आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया है, आज तक नहीं गया है। मतलब उन्होंने ये बात मान ली कि मणिपुर जैसा प्रदेश है ही नहीं। प्रधानमंत्री, प्रदेश जल गया, प्रधानमंत्री आज तक उस प्रदेश में नहीं गए हैं। और प्रदेश को जलाने का काम बीजेपी के विचारधारा ने किया है। इसलिए मैंने कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर में चला, कांग्रेस पार्टी के हजारों लोग चले 4000 किलोमीटर, और रास्ते में हमने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और हिंदुस्तान में सब लोग प्यार से, इज्जत से एक साथ मिलकर रहेंगे। अब झारखंड का चुनाव मैंने देखा कि यहां पे हमारी काफी बहनें आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही यहां हमारी सरकार आएगी, वैसे ही खटाखट 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 आपके बैंक अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में अभी 1000 रुपए जाता है, 2500 रुपए महीने का ठकाठक 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 अंदर। जो एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन है उसको हम बढ़ाएंगे। एसटी का 26% से 28%, एसटी का 26% से 28%, एससी का 10% से 12% और ओबीसी का 14% से 27%। हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा में 15 लाख रुपए का कवर मिलेगा। अगर आप बीमार होगे, ऑपरेशन करने की जरूरत होगी, आप अस्पताल में जाओगे और 15 लाख रुपए का इलाज आपको मुफ्त में मिलेगा। किसानों को 3200 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी धान के लिए हमारी सरकार देने जा रही है।
गैस सिलेंडर 450 रुपए। ये देखो महिलाएं ताली बजा रही हैं। और राशन 7 केजी हर व्यक्ति को हर महीने। और युवाओं के लिए हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोफेशनल कॉलेज, 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में, और 1 मिलियन युवाओं को हम यहां रोजगार देने का वायदा कर रहे हैं। अब ये आप देख लीजिए, इसमें हमने अदानी के लिए, अंबानी के लिए कुछ नहीं किया, हमने आपके लिए किया है। महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा, किसानों को सही दाम, युवाओं को रोजगार, गैस सिलेंडर और SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन। ये गरीबों की सरकार का काम है। ये उन लोगों का काम है जो आपको आदिवासी कहते हैं, जो आपको वनवासी कहते हैं, वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। जैसे हमारी सरकार हिंदुस्तान में आएगी, हम इस अग्निवीर को खत्म कर देंगे। तो आपसे मैं ये कहना चाहता था, आप दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने हमारी बात सुनी। संविधान की रक्षा करनी है, एक साथ मिलकर संविधान की रक्षा करनी है, और जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोकना है। दिल से आपका धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।